हेलो स्टूडेंट्स, अपन बात कर रहे थे डिजीज ऑफ कैस्टर। ठीक है, तो कैस्टर ऑयल सीड की अपन बात की तो ग्राउंडनट अपन ने पढ़ लिया था। ग्राउंडनट के बाद सोयाबीन भी पढ़ लिया था अपन ने। सोयाबीन के बाद अपन बात करते हैं इसके अंदर कैस्टर की। ठीक है, तो अपने खरीफ क्रॉप के अंदर यही है लिमिटेड, और तिल भी पढ़ लिया। तो इसके अंदर अपन कैस्टर की बात करते हैं। तो कैस्टर क्या है, ये माइनर डिजीज़ के अंदर पूछी जाएगी इसके बारे में। कैस्टर का डिजीज़ है, और जैसे तिल का है, तिल का तो जैसे फाइलोडी डिजीज है, उसको बड़ा क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, कई बार आ जाता है क्वेश्चन। तो कैस्टर का अपने शॉर्ट में पढ़ेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना अपने को। कैस्टर के अंदर कौन कौन सी डिजीज़ होती है, अपने सिलेबस के अंदर इसकी 2 डिजीज़ का विवरण दिया हुआ है, अपने बात करते हैं उसकी। एक तो है इसका बैक्टीरियल लीफ स्पॉट, और दूसरा है इसका सीडलिंग ब्लाइट। सीडलिंग ब्लाइट और ये फाइटोप्थोरा ब्लाइट हो गई। ठीक है, फाइटोप्थोरा ब्लाइट भी बोलते हैं इसको। बैक्टीरियल लीफ स्पॉट, देखो बैक्टीरियल लीफ स्पॉट है, इसके अंदर बैक्टीरिया का नाम बात करते हैं अपने। कोजल ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो एक तो दिमाग में रख लो एक बात कि जितने भी कोजल ऑर्गेनिज्म है उसमें बैक्टीरियल जो भी कोजल ऑर्गेनिज्म है उसमें कौन सा नाम आएगा, बस अपने सिलेबस के अंदर सिर्फ एक ही बैक्टीरिया का नाम आता है बार बार, वो है ज़ैंथोमोनास। ठीक है, तो ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस, पीवी लगता है रिसिनी। ठीक है, रिसिनी या रिसिनी कोला, ये इसका कोजल ऑर्गेनिज्म हो गया। देखो अब इसके अंदर ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस, ये नाम तो याद करना ही करना है। ठीक है, सब में। अब अगर बैक्टीरिया की बात करें अपन, इसकी बात कर लेते हैं। सेम ही नाम एक ही है। देखो कितनी डिजीज़ के नाम कोजल ऑर्गेनिज्म के एक साथ हो सकते हैं। देखो ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस, इसको याद कर लो। उसके बाद अगर मैं कॉटन की बैक्टीरियल ब्लाइट की बात करूँ तो उसमें पीवी क्या लग जाएगा, मालवे सेरम। मालवे सेरम लग गया। अगर मैं चावल की बैक्टीरियल ब्लाइट की बात कर लूँ तो चावल के बैक्टीरियल ब्लाइट में क्या आ जाएगा, पीवी लगा के आगे क्या लगेगा उसमें, ओराइजी। बस सिट्रस का अगर डिजीज़ की बात करूँ तो उसमें पीवी लग जाएगा, सिट्राई। और इसकी बात कर रहा हूँ कैस्टर की, तो इसमें क्या लग गया, रिसिनी। तो ये सिंपल सा मेथड इसको याद करने का ट्रिक है। बस ज़ैंथोमोनास बैक्टीरिया याद रखना है। अगर कैस्टर की डिजीज़ की बात करें तो रिसिनी लग जाएगा, कॉटन की बात करें तो मालवी सेरम, चावल की बात करें तो ओराइजी, और सिट्रस की बात करें तो सिट्रस। तो ये सिंपल है, इसका नाम याद करना, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। बैक्टीरियल लीफ स्पॉट है, और बैक्टीरियल लीफ स्पॉट जैसे मैंने पहले कॉटन की लीफ स्पॉट के बारे में बताया उसी टाइप से इसके सिम्टम होते हैं। देखो बहुत सिंपल से सिम्टम होते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर, लंबी चौड़ी कहानी कुछ भी नहीं है इसमें। बैक्टीरिया के सिम्टम्स याद करने होते हैं तो उसके अंदर एक जैसे सिम्टम दिखते हैं, बस थोड़ा कलर वेरिएशन या फिर क्रॉप की जो उसकी स्ट्रक्चर होती है या फिर उसकी वैरायटी की वजह से उसमें कलर वेरिएशन आ जाता है। वैरायटी या फिर क्रॉप की वजह से उसमें वेरिएशन आ जाता है, बाकी इसके करेक्टर एक जैसे होते हैं बैक्टीरिया के। अब देखो ज़ैंथोमोनास है तो उसके एक जैसे करेक्टर होंगे, सिंपल सी बात है। तो इसमें सिम्टम्स जो अपीयर होते हैं, देखो बैक्टीरियल लीफ स्पॉट सिम्टम्स जो अपीयर होते हैं वो किस पे होंगे, एबोव ग्राउंड पार्ट। ठीक है, ग्राउंड से ऊपर वाले हिस्से पे क्या होंगे इसके सिम्टम दिखेंगे। उसमें देखो स्टेम पे, ट्विग पे और लीफ पे सिम्टम दिखेंगे। तो उसमें क्या दिखेगा उसके अंदर, देखो ऑन लीव्स सिम्टम अपन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ऑन लीव्स बैक्टीरिया क्या बनाता है, वाटर सोक्ड लीजन्स। ठीक है, ऑन लीव्स वाटर सोक्ड लीजन्स अपीयर। उस पर क्या बनेंगे, वाटर सोक्ड लीजन्स बनेंगे। ठीक है, अब इसमें और ऐड करूँ मैं, इसमें विच स्टार्ट फ्रॉम द मार्जिन, विच स्टार्ट फ्रॉम द मार्जिन और टिप ऑफ द लीव्स। कहाँ से स्टार्ट होता है, मार्जिन से या फिर टिप से स्टार्ट होता है। ठीक है, और
एंड इसी में ऐड कर लेना, एंड extend towards the midrib, midrib की तरफ बढ़ते हैं वो, become irregular and angular। ठीक है, क्या होंगे ये? लीफ की मार्जिन से या टिप से स्टार्ट होते हैं, जो अरंडी का पत्ता होगा उसकी मार्जिन से इसकी क्या होगी, जैसे ब्लाइटनिंग स्टार्ट होती है तो उसमें क्या होंगे, वाटर सोक लीजन्स बनते हैं। लीजन्स मार्जिन से स्टार्ट होंगे, मिड रिब की तरफ बढ़ेंगे, मार्जिन से मिड रिब की तरफ बढ़ेंगे। और अब इसमें क्या होंगे, ये इरेगुलर और एंगुलर शेप के। अब मैंने एंगुलर, जो एंगुलर लीफ स्पॉट होता है तो एंगुलर शेप का मतलब इस टाइप का इसे एंगुलर स्पॉट्स बनेंगे। ठीक है, अब इसमें और ऐड करेंगे तो इसमें क्या बनेगा, वही सिम्टम जो होगा क्या होगा, लेटर ऑन स्पॉट्स बिकम ब्राउन और जेट ब्लैक इन कलर। ये जो स्पॉट होंगे वो क्या होंगे, ब्राउन हो जाएंगे। ठीक है, एंड प्लांट gives blighted appearance। प्लांट पे क्या होगा, इसमें ब्लाइटेड अपीयरेंस होगी प्लांट के अंदर। अब इसमें क्या होगा, ब्लैक कलर में या फिर ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाएंगे, पत्तियां क्या होगी, ब्लाइटेड हो जाएगी, मतलब वो धीरे धीरे ऐसे जली हुई जैसे, ऐसे जलने जैसे या झुलसने जैसी उसके अंदर, पौधे के अंदर अपीयरेंस आने लग जाएगी। ठीक है, लेटर ऑन स्पॉट्स बिकम ब्राउन और जेट ब्लैक, पूरा गहरा काला या फिर ब्राउन कलर में परिवर्तित हो जाएंगे और ब्लाइटेड अपीयरेंस देगा प्लांट। ठीक है, ये इसका सिम्टम हो जाता है। उसके बाद अपन बात करें तो इसके अंदर क्या होगा, डिफोलिएशन। ठीक है, अब इसमें डिफोलिएशन होता है तो क्या होगा, इसमें देखो स्पॉट्स also appear on petioles and causes defoliation। जो स्पॉट बनेंगे उस वजह से क्या होगा, डिफोलिएशन हो जाएगा, प्लांट का पत्तियां झड़ने लग जाती है। ठीक है, डिफोलिएशन होने की वजह से अब इसके बाद अपन बात करते हैं इसके अंदर, तो अब इसमें क्या होगा, जहाँ पे इसके जो स्पॉट बनते हैं, जहाँ पे इसके स्पॉट या लीजन बनते हैं पत्ती पे, वहाँ पे क्या होगा, बैक्टीरिया का एक्सुड निकलता है। ठीक है, बैक्टीरियल एक्सुड। ठीक है, बैक्टीरियल एक्सुड या फिर ooze appear on lesions और स्पॉट ग्रोथ। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जहाँ पे जो स्पॉट होगा, ठीक है, सॉरी, जो स्पॉट या लीजन बनता है उसके ऊपर क्या होगा, एक्सुड या ooze। ठीक है, जो लिक्विड निकलता है बैक्टीरिया का ऑन दी बोथ सरफेस, ऑन बोथ सरफेस ऑफ लीव्स। ठीक है, जो पत्ती होगी, जो पत्तियां होती है उसकी दोनों सरफेस पे, जहाँ पे ऊपर और नीचे की दोनों जो सतह होती है उस पे क्या होगा, जो बैक्टीरिया का जो स्पॉट बनता है, जहाँ पे लीजन बनता है, उस लीजन पे क्या होगा, बैक्टीरिया का लिक्विड या एक्सुड निकलता है। तो ये इसका टिपिकल, इसका जो करेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है, डायग्नोस्टिक जो करेक्टर होता है वो क्या होता है, इसके अंदर ooze फॉर्मेशन। ooze यानी कि लिक्विड, हल्का हल्का थोड़ा सा लिक्विड निकलने लग जाता है। सुबह अर्ली मॉर्निंग जब प्लांट पे देखते हैं तो जहाँ पे धब्बा बनता है, जो स्पॉट बनता है, जहाँ पे ब्लाइट जैसे धब्बा बनता है, उस ब्राउन कलर वाले पार्ट पे या फिर एंगुलर जो पार्ट उसके अंदर डेवलप हो जाते हैं। इंटरवेनियल जो पार्ट होता है उसके अंदर ब्लाइटनिंग होने की वजह से एंगुलर शेप के वो धब्बे दिखाई देते हैं। ठीक है, और इन धब्बों की वजह से क्या होगा, इसके ऊपर
ऊज निकलने लग जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी बैक्टीरियल ग्रोथ होती है। अब इसके बाद अपन इसकी बात करते हैं, इसका इंपॉर्टेंट चीज़ ये लिखना है इसके अंदर, ईटियोलॉजी बैक्टीरिया की अपन बात करें। ईटियोलॉजी बैक्टीरिया की क्या होगी, ईटियोलॉजी में वही होता है जो इसका 30 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड इसके लिए फेवरेबल कंडीशन, हैवी रेन, प्री डिस्पोजिशन की बात करें तो हैवी रेन और हाई टेम्परेचर, हैवी रेन, हाई टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी। तो ये इसके प्री डिस्पोजिंग फैक्टर होते हैं, ठीक है। ये तो इसके जेंथोमोनास की कॉमन जो इसका करेक्टर होता है वही इसका प्री डिस्पोजिशन फैक्टर काम करते हैं इसके अंदर। ये टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का रोल रहता है इसके अंदर। अब इसके बाद इसकी बात करें डिजीज साइकिल की, तो डिजीज साइकिल में याद रखने वाला पॉइंट एक तो ये होता है इसका कि ये बीमारी जो होती है वो होती है सीड बोर्न, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पूछ ले ब्लैंक्स में या ऑब्जेक्टिव में। तो सीड बोर्न डिजीज होती है, प्लस ये क्या करता है, इसका जो प्राइमरी इनोकुलम जो होगा, प्राइमरी इनोकुलम एक तो होता है इन्फेक्टेड सीड। प्राइमरी इनोकुलम की बात करें तो प्राइमरी इनोकुलम में क्या होगा, एक तो हो गया इसके अंदर इन्फेक्टेड सीड प्लस प्लांट डेब्रीज। सेप्रोबिक होता है, मृतोपजीवी टाइप का होता है, तो प्लांट डेब्रीज, ठीक है। क्रॉप का जो रेजिड्यू होता है वो इसका कैरी करता है, ठीक है। अब प्लांट डेब्रीज होने की वजह से या फिर सीड इन्फेक्शन होने की वजह से बैक्टीरिया का लाइफ साइकिल कैसे होता है, देखो सेकेंडरी इनोकुलम क्या होगा, इसके अंदर बैक्टीरियल सेल ही होता है। बैक्टीरियल सेल मल्टीप्लाई होता रहता है और वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे ट्रांसफर होता रहता है। तो सेकेंडरी जो इन्फेक्शन होगा, सेकेंडरी इन्फेक्शन किसके थ्रू होगा, बाय रेन और इरिगेशन, रेन और इरिगेशन वाटर की वजह से। ज़्यादा डिटेल में इसका नहीं लिखना लाइफ साइकिल, बस इतना इंपॉर्टेंट है, बस ये ज़रूरी है। इसके बारे में अगर बाई चांस पूरा पूछ भी ले तो इसका बनाना जैसे पहले का, जैसे अपने पहले क्रॉप में बनाया था उसी हिसाब से इसका लाइफ साइकिल होता है। ज़्यादा टिपिकल नहीं है इसके अंदर। जेंथोमोनास का लाइफ साइकिल लगभग क्रॉप में सेम होगा। अपने याद रखना है कि इसका इनोकुलम का सोर्स क्या है और सेकेंडरी इन्फेक्शन का एजेंसी क्या होती है, किसके द्वारा होता है इसके अंदर, या फिर ट्रांसमिशन या किसके थ्रू होता है प्लांट टू प्लांट, ठीक है। ये हो गया। मैनेजमेंट में अपन इसमें लिखेंगे तो मैनेजमेंट में क्या करते हैं, देखो सीड इन्फेक्टेड सीड इसका कारण हो गया तो एक सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मेन बता रहा हूँ, वैसे लिखने को तो क्या करोगे आप, क्रॉप रोटेशन भी लिखोगे मुझे पता है, लेकिन फील्ड सैनिटेशन ज़रूरी है, ठीक है। फील्ड सैनिटेशन का लिख सकते हैं, ठीक है। फील्ड सैनिटेशन, यूज ऑफ हेल्दी सीड, ये लिख देना। फिर उसके बाद में इम्पोर्टेंट जैसे बात करें अपन तो सीड ट्रीटमेंट करते हैं, तो सीड ट्रीटमेंट में क्या करेंगे अपन, हॉट वाटर ट्रीटमेंट, ठीक है। हॉट वाटर ट्रीटमेंट 52 से 54 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे सीड को एक थेरेपी देते हैं, ठीक है। तो ये सीड ट्रीटमेंट हो गया, ठीक है। हॉट वाटर ट्रीटमेंट हो गया। उसके अलावा अपन सीड ट्रीटमेंट किससे कर सकते हैं, सीड ट्रीटमेंट विद बैक्टीरिया के लिए कौन सा एंटीबायोटिक काम में आता है, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, ठीक है। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन ये इसका काम में ले लेंगे अपने सीड ट्रीटमेंट में। उसके बाद अपन काम में लेते हैं इसके अंदर स्प्रे करते हैं इसके अंदर। तो स्प्रे किससे करेंगे, इसमें 500 ppm स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का स्प्रे करते हैं। तो ये इसका मैनेजमेंट में आ जाएंगे पॉइंट। सिंपल है, ज़्यादा कुछ बड़ा डिटेल में नहीं लिखना, शॉर्ट में पूरा याद करना है, बस सिम्टम इसके याद होने चाहिए, कोजल ऑर्गेनिज्म याद होना चाहिए, डिजीज सीड बोर्न होती है, ये इंपॉर्टेंट है याद करने का इसके अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर बात करते हैं अपन नेक्स्ट डिजीज़ की, वो है इसमें सीडलिंग ब्लाइट। सेकंड जो है वो सीडलिंग ब्लाइट का है। सीडलिंग ब्लाइट में क्या होता है, फाइटोप्थोरा पैरासिटिका, ये इसका कोजल ऑर्गेनिज्म होता है फाइटोप्थोरा पैरासिटिका। फाइटोप्थोरा पैरासिटिका में देखो क्या है, फाइटोप्थोरा पैरासिटिका। फाइटोप्थोरा क्या होती है, फंगस होती है, ठीक है। ये क्या होता है, फंगस होता है, जैसे डाउनी मिल्ड्यू फंगस होती है उसी ग्रुप की फंगस होती है फाइटोप्थोरा। इसके अंदर सेक्सुअल स्पोर क्या बनता है वो भी इंपॉर्टेंट है, ऊ स्पोर इसके अंदर सेक्सुअल स्पोर बनता है,
एसेक्सुअल स्पोर इसके अंदर जू स्पोर्स बनते हैं, बाइफ्लैजिलेट होते हैं, 2 कसाबिका होती है उस पर, ऊ स्पोर इसकी रेस्टिंग स्ट्रक्चर होती है। अब इसके अंदर देखो फाइटोप्थोरा वही है जो लेट ब्लाइट किया था पोटैटो के अंदर, वही इसके अंदर लग जाता है, ठीक है। सिस्टेमिक टाइप का इन्फेक्शन नहीं होता है इसके अंदर, नॉन सिस्टेमिक टाइप की डिजीज़ होती है। फील्ड के अंदर जो इसका सर्वाइव कैसे करती है, जीवित कैसे रहती है, वो किस फॉर्म में रहती है, ऊ स्पोर, यानी कि इसका जो बीजाणु जो होता है वो क्या होगा इसके अंदर ऊ स्पोर बनाएगी और वो सोइल के अंदर, प्लांट डेब्रीज के अंदर लंबे टाइम तक सर्वाइव करता रहता है। तो फाइटोप्थोरा फंगस होती है क्लास, ऊमई सीड्स के अंदर आती है, पैरासिटिका इसकी स्पीसीज होगी। सिम्टम की अपन इसकी बात करें, सिम्टम में कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है, सीडलिंग ब्लाइट इसका नाम है। तो देखो सीडलिंग पे इन्फेक्शन है तो सीडलिंग की क्या होगी, ब्लाइटनिंग होगी। सीडलिंग ब्लाइट हो रहा है तो सीडलिंग ब्लाइट में क्या होगा, जब जर्मिनेशन होगा सीड का, जब सीड जर्मिनेशन होता है तो उस टाइम में इसमें क्या दिखेगा, इन्फेक्शन दिखेगा। सीड जर्मिनेशन के टाइम में इसमें इन्फेक्शन दिखेगा। जो कैस्टर की सीडलिंग होगी वो जर्मिनेट होने के साथ साथ में धीरे धीरे खत्म होने लग जाती है, तो इसको सीडलिंग ब्लाइट इसलिए बोलते हैं। ब्लाइट मतलब झुलस जाती है, झुलस के पूरा ड्राई होकर खत्म हो जाएगा वहीं सोइल में जर्मिनेट होते टाइम ही, ठीक है। उस टाइम में सिम्टम क्या होगा, सिम्टम कैसे दिखेंगे, कहाँ पे बनेंगे वो देखो। इसमें क्या बनते हैं देखो, शॉर्ट में बता देता हूँ मैं। डल ग्रीन कलर्ड वाटर सोक्ड लीजन्स, धब्बे बनते हैं, अपीयर ऑन कोटाइलेडोनरी लीव्स। कोटाइलेडोन देखो क्या होता है, बीज पत्तर, जैसे बताया था पहले, जो बीज पत्तर होते हैं अपने जर्मिनेटिंग जो सीडलिंग होती है, जो जर्मिनेशन के टाइम में जो बीज पत्तर उसके निकलते हैं, जो प्रथम पत्तियां जो निकलती है उस टाइम में, जर्मिनेटिंग के टाइम में उसमें क्या होंगे, डल ग्रीन कलर के यानी कि हल्के हरे रंग के क्या बनेंगे, उस पर धब्बे बन जाएंगे, ठीक है। अब जो लीव्स पे इस पे धब्बे बने तो वो क्या होगा लेटर ऑन, अब देखो ये जो धब्बे बनते हैं वो क्या करेंगे, लेटर ऑन इन्फेक्शन स्प्रेड टू द स्टेम। अब जो इन्फेक्शन होगा वो कहाँ चला जाएगा, स्टेम पे चला जाएगा। स्टेम पे इन्फेक्शन होने की वजह से क्या होगा, ब्लैकनिंग हो जाएगी, ठीक है। ब्लैकनिंग होगी, ब्लैकनिंग यानी कि डिसकलरेशन हो गया स्टेम का और लीव्स का, डिसकलरेशन और ब्लैकनिंग हो जाना उसका, ठीक है। ब्लैकनिंग और डिसकलरेशन होने की वजह से और ब्लाइटनिंग, सीडलिंग की क्या हो जाएगी, ब्लैकनिंग होगी, यानी कि डिसकलरेशन हुआ, काला हुआ, और उसके बाद इसमें क्या हो गई, ब्लाइटनिंग एंड डेथ ऑफ सीडलिंग। जो सीडलिंग होगा स्टेम पे इन्फेक्शन आने की वजह से उसकी ब्लैकनिंग, यानी कि उसके ऊपर इन्फेक्शन आया, उसके अंदर गर्डलिंग हुआ, या फिर उसके अंदर क्या होगा देखो। अब देखो डेथ ऑफ सीडलिंग, सीडलिंग की डेथ किस वजह हुआ, उसमें क्या होगा, फाइटोप्थोरा क्या करता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ ग्रोविंग टिप। जो उसका शूट होता है, जो प्लांट होता है, जिसकी ग्रोथ होती है, जो जैसे बीज पत्तर निकलते हैं उस पर जो शूट बनता है ना, तो शूट में जो ग्रोथ के टाइम में शूट बनेगा, तो शूट जो होगा इसके अंदर पर्रो जो होगा, शीर्ष पर्रो होगा, जो एपिकल जो शूट होता है वो, उसमें जो एपिकल पार्ट होता है वो उसका क्या होगा, डिस्ट्रक्शन हो जाता है एंजाइमेटिक रिएक्शन की वजह से, रोटिंग हो जाती है उसकी, उस वजह से क्या होगा, ये पार्ट डैमेज होने की वजह से इसकी ग्रोथ नहीं हो पाती और ये पूरा ब्लैक होके, पूरा स्टेम पे इन्फेक्शन आने की वजह से पूरा ब्लैक होके, पूरा का पूरा ड्राई होके और सूख जाता है, ठीक है, और डेथ हो जाती है इसकी। तो ये इसका सिम्टम होता है। अब इसके बाद अपन बात करें इस पर, अगर प्लांट की ग्रोथ हो गई, उस टाइम में इन्फेक्शन नहीं दिखा, थोड़ी हाइट पे आता है, तो उस टाइम में क्या होगा इन्फेक्शन, देखो उस टाइम में अगर उस पर जैसे पत्तियां डेवलप हो गई, तो पत्तियां डेवलप होने पे उसमें क्या होगा, ओल्डर जो लीव्स होगी, ठीक है, ओल्डर लीव्स पे क्या बनेगा, देखो ऑन ओल्डर लीव्स, पुरानी जो पत्तियां होती है उस पे क्या बनेगा, उसमें ब्लैक और ब्राउन कलर्ड
लीजन्स होंगे, ठीक है, विद येलो हेलो, ठीक है, येलो हेलो, उसके चारों ओर क्या होगा, अल्टरनेट कलर होगा, पीलेपन यानी कि पीला घेरा बनेगा उसके ऊपर, जो ऐसे लीजन्स बनेंगे उसके चारों ओर ऐसे घेरा बनेगा, अल्टरनेट घेरा बनेगा और पूरा ऐसे लीजन जो होगा उसके साथ साथ में भूरा रंग और पीला रंग दिखाई देता है और ये स्पॉट बनते हैं पूरी पत्ती पे, पूरी पत्ती पे इसका इन्फेक्शन हुआ, फिर ये पेटियोल्स पे इन्फेक्शन आता है, पेटियोल्स पे इन्फेक्शन आने की वजह से इसमें क्या होगा, डिफोलिएशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका ओल्डर लीव सिम्टम होता है। अब इसमें देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, इसके अंदर जो ओल्डर लीव्स पे जो स्पॉट बनेगा उस पे क्या होगा, अंडर मॉइस्ट कंडीशन, अंडर मॉइस्ट कंडीशन, मॉइस्ट कंडीशन जो होगा उस टाइम में क्या होगा, वाइट कलर्ड, वाइट फंगल माइसीलियल ग्रोथ डेवलप ऑन इन्फेक्टेड पार्ट और स्पॉट्स, जो स्पॉट बनते हैं उस पे क्या होगा, मॉइस्ट कंडीशन, ये फाइटोप्थोरा होता है, इसका क्या होता है, जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, लो टेम्परेचर होता है, वहाँ पे इसकी अच्छी ग्रोथ होती है। अगर मॉइस्ट कंडीशन हो गई, तेज़ बारिश हो गई, टेम्परेचर डाउन चला गया, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, मॉइस्चर ज़्यादा है, तो उस टाइम में क्या होगा, जो फंगस होगा, जो इन्फेक्शन होगा, तो फंगस क्या करेगा, उस डैमेज पार्ट पे, इन्फेक्टेड पार्ट पे ग्रोथ करने लग जाएगा, मतलब अपने आप में वृद्धि करने लग जाएगा, डेड पार्ट पे ग्रो करेगा। तो वो कैसा दिखेगा, इसकी ग्रोथ होती है वाइट ग्रोथ होती है, वाइट माइसीलियल ग्रोथ दिखेगी, डेवलप ऑन इन्फेक्टेड पार्ट, यानी कि स्पॉट पे क्या बनेगा, उस पर इन्फेक्टेड पार्ट पे क्या बनेगा, वाइट माइसीलियल ग्रोथ दिखेगी, ठीक है। अब इसके बाद अपन इसकी बात करते हैं प्री डिस्पोजिशन की, ठीक है, ये तो इसका सिम्टम हो गया। प्री डिस्पोजिशन की बात करें, इसके लिए फेवरेबल कंडीशन क्या होती है, तो प्री डिस्पोजिशन मैंने जैसे बताया कि इसको लो टेम्परेचर चाहिए, एक तो लो टेम्परेचर और हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी चाहिए, इसको हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी, लो टेम्परेचर इसको 20 के पास में चाहिए, 20 से 25 डिग्री इसमें दे रखा है, तो 20 से 25 डिग्री इसके लिए फेवरेबल होता है। लो इसका मतलब ये है कि ये 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि रूम टेम्परेचर तक, जो अपना रूम टेम्परेचर होता है उस लेवल तक इसके लिए, यानी कि 20 डिग्री पे अच्छी ग्रोथ करेगा ये। लो टेम्परेचर का मतलब 20 डिग्री पे इसकी अच्छी ग्रोथ होती है, ठीक है। और हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी और रेन, ज़्यादा बारिश की वजह से, और इल ड्रेन्ड सॉइल, इल ड्रेन्ड सॉइल मतलब जहाँ पे ड्रेनेज कम होता है, ड्रेनेज मतलब जहाँ पे पानी लगातार खड़ा रहता है फील्ड के अंदर, ड्रेनेज नहीं हो पाता, नमी ज़्यादा कंटिन्यू नमी बनी रहती है, उस क्षेत्र में पानी खड़ा रहता है, रुका रहता है, तो उस जगह पे इसका इन्फेक्शन क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है। अब इसके बाद इसका डिजीज साइकिल की बात करें तो डिजीज साइकिल इसमें क्या होगा, देखो क्या होता है इसके अंदर स्ट्रक्चर जो बनती है वो क्या होगी, डिजीज साइकिल में इसके अंदर जो सोइल के अंदर जो इनोकुलम होगा, इनोकुलम कहाँ होगा, सोइल इनोकुलम डेवलप होगा इसके अंदर। सोइल इनोकुलम डेवलप होना मतलब सोइल के अंदर पैथोजन रहेगा, कैसे, कौन सी स्ट्रक्चर बनाएगा ये, ऊ स्पोर, इसका जो स्पोर बनता है वो क्या बनता है, ऊ स्पोर, या फिर एक और इसके अंदर स्ट्रक्चर बन जाती है क्लेमाइडोस्पोर। फंगस का ये करेक्टर होता है इसका, क्लेमाइडोस्पोर बना देती है, ऊ स्पोर ही होता है वैसे मेन। क्लेमाइडोस्पोर तो क्या होता है कि कई बार फंगस का जो माइसीलियम होता है उसके अंदर जो इसका जो प्रोटोप्लाज्म जो सेल होती है वो राउंड होकर उस पर वॉल डेवलप हो जाती है, तो वो क्लेमाइडोस्पोर बना लेती है, एसेक्सुअल स्पोर की तरह काम करेगा, ठीक है। ये इसका प्राइमरी इनोकुलम हो गया, ऊ स्पोर और क्लेमाइडोस्पोर जो सोइल के अंदर बनता है, ठीक है। सेकेंडरी जो इनोकुलम होता है, सेकेंडरी इनोकुलम जो होगा इसके अंदर वो क्या बनेगा, इसके अंदर जूस्पोर, ठीक है। जूस्पोर जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं, जूस्पोर होते हैं इसके अंदर बाइफ्लैजिलेट जूस्पोर होते हैं, ठीक है। तो ये जो जूस्पोर होते हैं इसका सेकेंडरी इन्फेक्शन करेंगे, सेकेंडरी इन्फेक्शन या सेकेंडरी इनोकुलम जूस्पोर होता है जो सेकेंडरी इन्फेक्शन करते हैं, प्राइमरी इनोकुलम ऊस्पोर होता है जो प्राइमरी इन्फेक्शन करता है, ठीक है। अब ये लाइफ साइकिल इसका चलता रहता है, ऊस्पोर जर्मिनेट होगा, इन्फेक्शन करेगा, या क्लेमाइडोस्पोर जर्मिनेट होगा, इन्फेक्शन करेगा प्लांट के अंदर सीडलिंग के टाइम में,
इन्फेक्शन हुआ, प्लांट पे फंगस पहुंचा, पहुंचने के बाद उस पर ग्रोथ हुआ, अफेक्टेड पार्ट पे ग्रोथ होगी, तो ग्रोथ से माइसीलियम डेवलप होगा, माइसीलियम डेवलप होगा तो वो क्या बनाएगा, जूस्पोर बनाएगा। जूस्पोर जब रेन, ज़्यादा हैवी रेन होती है तो रेन जब होगी तो रेन के वाटर, रेन वाटर या इरिगेशन वाटर के कांटेक्ट में आया, तो या फिर एक प्लांट दूसरे प्लांट के कांटेक्ट में आ गया, तो वो जो जूस्पोर होगा उसके अंदर मोटिलिटी होती है फ्लैजिला की वजह से, तो वाटर ड्रॉप के साथ में वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट या एक प्लांट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे पहुंच जाता है। तो ये इसका डिजीज साइकिल होता है। इसका डिजीज साइकिल बनाना हो तो मैं इसको बना के बता देता हूँ। मैं इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन किसी को बनाना हो तो मैं शॉर्ट में इसको बता देता हूँ कैसे बनाना है। देखो, अब इसके अंदर देखो, प्राइमरी जो होगा इन्फेक्शन जो होगा ऊस्पोर, ठीक है। तो ऊस्पोर जो है, ऊस्पोर में एक सिस्टम तो ये हो सकता है, ऊस्पोर, ये जो ऊस्पोर जर्मिनेट हुआ, जर्मिनेट होने के बाद में क्या बनाएगा, जूस्पोर। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जर्मिनेशन दो टाइप के होते हैं इसमें। दूसरा ऊस्पोर या फिर क्लेमाइडोस्पोर की अपन बात करें तो ये जर्मिनेट होके क्या करेगा, इन्फेक्शन, ये क्या करेगा, जर्मिनेट होके इन्फेक्शन करेगा, ठीक है। डायरेक्ट जर्मिनेशन हुआ, इन्फेक्शन हुआ, ठीक है। इन्फेक्शन कहाँ किया, कोटाइलिडोन पे, कोटाइलिडोन इन्फेक्शन, यानी कि बीज पत्तर पे इन्फेक्शन हुआ, ठीक है। डेथ ऑफ सीडलिंग, सीडलिंग की क्या हो गई, डेथ हो गई वहीं पे, और वापस वो स्ट्रक्चर बना के कहाँ चला जाएगा, सोइल के अंदर। अब जो जूस्पोर होगा या फिर जूस्पोर से जो इन्फेक्शन होगा तो वो कहाँ होगा, जूस्पोर जो इन्फेक्शन करेगा तो जैसे मैच्योर प्लांट लीव्स पे इन्फेक्शन करेगा, मैच्योर प्लांट लीव्स पे क्या करेगा, इन्फेक्शन कर देगा। अब उसके बाद अपन बात करें इसकी, तो मैच्योर प्लांट लीव होगी, उसके ऊपर क्या बनाएगा, ये वापस माइसीलियल इसकी ग्रोथ होगी, ठीक है। सिम्टम्स डेवलप होंगे, डिफोलिएशन होगा, ठीक है। सिम्टम्स डेवलप ऑन लीव्स, और माइसीलियल ग्रोथ भी होगी वहाँ पे, ठीक है। माइसीलियल ग्रोथ हो, फंगस का माइसीलियल ग्रोथ हुआ, और डिफोलिएशन होता है उस टाइम में, ठीक है। तो इस टाइम में क्या होगा, जो माइसीलियल ग्रोथ होगी, फंगस की जो ग्रोथ होगी, तो उस वजह से इसके अंदर क्या बनेंगे, जूस्पोर्स, इसके अंदर क्या बनेंगे, जूस्पोर्स, ठीक है। तो जूस्पोर इस पे डेवलप हुआ, तो जूस्पोर डेवलप हुआ, तो जूस्पोर की वजह से ये जूस्पोर कहाँ जाएगा, न्यू प्लांट को इन्फेक्ट करेगा, ठीक है। न्यू प्लांट को इन्फेक्ट किया और उसके बाद में वापस ये स्टेज आ जाती है इसके अंदर, सिम्टम्स वहीं उसी पे डेवलप होंगे और फिर वो वापस जूस्पोर बनाएगा, और ये ऐसे सेकेंडरी इन्फेक्शन इसका चलता रहता है। सेकेंडरी जो लाइफ साइकिल इसका है इस प्रकार से, एसेक्सुअल जो लाइफ साइकिल है वो इस प्रकार से इसका चलता रहता है जब तक कि कंडीशन फेवरेबल रहती है, ठीक है। यानी कि स्पोरेंजिया फॉर्मेशन होता है, यानी कि जूस्पोर बनेगा तो किसके अंदर बनेगा, जूस्पोरेंजिया के अंदर। जूस्पोरेंजिया लिख लो या फिर यहाँ पे सीधा जूस्पोर कर देना, जूस्पोरेंजिया, ठीक है। जूस्पोरेंजिया डेवलप हुआ, उसके बाद में अगर प्लांट की डेथ होती है या फिर स्पोरेंजिया के अलावा अपन बात करें, स्पोरेंजिया डेवलप हुआ और उसके बाद में क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ oospores एंड क्लेमाइडोस्पोर्स। oospore और क्लेमाइडोस्पोर जो होंगे वो डेवलप हो जाएंगे फंगस के, तो ये कहाँ चले जाएंगे, वापिस सोइल के अंदर चले जाएंगे। तो ये इसका छोटा सा लाइफ साइकिल है, इसका याद करने का आसान तरीका है। अगर ऐसे याद हो रहा तो ऐसे कर लो, नहीं तो सीधा वैसे अगर बड़ा नहीं लिख पाओ तो oospore प्राइमरी इनोकुलम लिख देना, क्लेमाइडोस्पोर और ये जूस्पोर इसका सेकेंडरी इनोकुलम लिख देना, जो सेकेंडरी इन्फेक्शन करता रहता है। और उसके बाद में एक स्टेज ऐसी आती है कि जब तक न्यूट्रिशन मिलता रहता है तब तक तो ये लाइफ साइकिल चलता है। जब प्लांट डेथ की ओर जाता है तो उस टाइम में ये स्ट्रक्चर बनेगी इसके अंदर, वो वापस कहाँ चली जाएगी, सोइल के अंदर। जब नया प्लांट का इसके अंदर जब नए सीजन में उसकी सोविंग करते हैं तो उस टाइम में सोइल से डायरेक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। कैसे, oospore जर्मिनेट होकर कोटाइलिडोन को इन्फेक्ट करेगा, सीडलिंग की डेथ करके वापस सोइल के अंदर स्ट्रक्चर बना के रहता है, ठीक है। दूसरा,
अगर उस पर जर्मिनेट होता है, जर्मिनेट होकर क्या डेवलप करेगा, स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया डेवलप होने के बाद में वो किस पे चला जाएगा, स्पोरेंजिया कहाँ चला जाएगा, इन्फेक्शन कहाँ करेगा, लीफ पे, लीफ पे इन्फेक्शन होने के बाद में उसमें ये जो स्ट्रक्चर बनेगी या फिर इसके अंदर जो माइसीलियल ग्रोथ होगी प्लांट के अंदर, सिम्टम्स जो डेवलप होंगे, डिफोलिएशन हुआ, वो डिफोलिएट प्लांट के जो पार्ट होंगे उसके अंदर भी क्या हो सकता है, इस प्रकार की स्ट्रक्चर बन सकती है। तो वो डायरेक्ट सोइल के अंदर भी आ सकते हैं, ये भी इसके अंदर लिंक जुड़ सकता है, ठीक है। और ये बाकी पूरा स्टेज इसके अंदर चलता रहता है। अब इसके बाद अपन इसकी बात करें मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट के अंदर कुछ नहीं है, इसके अंदर एक तो फाइटोप्थोरा oomaeसीड्स जो डाउनी मिल्ड्यू फंगस होती है उसकी तरह ही इसमें कंट्रोल होता है। रिमूविंग एंड डिस्ट्रॉइंग, रिमूव प्लांट डेब्रीज, एक तो ये लिख लो इसके अंदर, रिमूव प्लांट डेब्रीज, ये तो कॉमन पॉइंट हो गए, सब में लिखोगे ये तो, अगर नहीं भी लिखवाएंगे तो भी लिख दोगे ये तो। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट है सोइल का ड्रेनेज होना चाहिए, ठीक है, वेल ड्रेन्ड सोइल होनी चाहिए, वेल ड्रेन्ड सोइल होनी चाहिए अपने पास, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, सीड ट्रीटमेंट विद मेटल एक्जिल, मेटल एक्जिल से क्या करते हैं, सिस्टेमिक फंजीसाइड होता है, मेटल एक्जिल से सीड ट्रीटमेंट करते हैं, इसके अंदर 0.2% और COC का 0.3%, ये तो लेते हैं 0.2% का, और COC कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 0.3%, तो ये इसका सीड ट्रीटमेंट हो गया, ठीक है। सीड ट्रीटमेंट करना जरूरी होता है क्योंकि सोइल बोर्न डिजीज जितनी भी होती है उसमें सीड ट्रीटमेंट आवश्यक होता है, ठीक है। नीड बेस्ड स्प्रे दे सकते हैं 0.3% COC का, नीड बेस्ड स्प्रे दे सकते हैं इसके अंदर, ज़रूरत हो तो उस हिसाब से नीड बेस्ड स्प्रे भी कर सकते हैं, इसके अंदर स्प्रे करते हैं किसका, 0.3% COC का, ठीक है। सोइल ड्रेंचिंग भी कर सकते हैं इसके अंदर, अगर स्पॉट अपने देखा है जहाँ पे, या तो जहाँ पे ज़्यादा इन्फेक्शन हो रहा है, सीडलिंग की ब्लाइट हो रही है, तो उस जगह पे ड्रेंचिंग भी कर सकते हैं। और सीड ट्रीटमेंट किससे कर सकते हैं अपन, ट्राइकोडर्मा विरिडी से भी कर सकते हैं, एक बायो एजेंट ले सकते हैं अपने ट्राइकोडर्मा विरिडी से सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं, कितना, सीड ट्रीटमेंट करेंगे 4 ग्राम पर kg सीड से इसका सीड ट्रीटमेंट कर देता है। तो ये इसका मैनेजमेंट हो जाता है। ड्रेनेज और इरिगेशन का इसमें ध्यान रखना पड़ता है, और ड्रेन फील्ड जो होगा अपना ड्राई होना चाहिए, मतलब ज़्यादा लंबे टाइम तक उसके अंदर क्या होना चाहिए, पानी नहीं रहना चाहिए उसके अंदर, ठीक है, ताकि इन्फेक्शन उसमें कम से कम, बैक्टीरिया के लिए भी फेवरेबल कंडीशन होती है। ज़्यादातर फील्ड के अंदर पानी ज़्यादा रहता है तो उस टाइम में क्या होगा, टेम्परेचर हाई रहता है और फील्ड के अंदर पानी भी रहे तो उसमें बैक्टीरिया और फाइटोप्थोरा जैसी ऐसी फंगस का इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये अपने कैस्टर का हो गया कंप्लीट। अब अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्रॉप इसके अंदर राइस और सोरगम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में अपने पढ़ेंगे हॉर्टिकल्चर क्रॉप जो होगी अपने फ्रूट क्रॉप और वेजिटेबल्स की जो डिजीजेज है वो लगभग 50% का कंप्लीट हो गया अपने। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।